सो ये सीटेट की जो हम पेडागोजी कर रहे थे इंग्लिश के PYQ प्रीवियस ईयर, तो उसका जो पेपर आया हुआ था 3 Feb 2023 को, तो वो है ये। ठीक है, इससे पहले हमने जो 6 Feb आया था 6 फरवरी को 2023 को वो किया था। तो आज हम करने वाले 3 फरवरी वाला पेपर। इसके जो वो है ना भाई कॉम्प्रीहेंशन, तुम ना इसको ध्यान से कर लेना, मैं तुम्हें सही में बोल रही हूँ। वो ही स्कोर दिलवाएंगे और वो ही नंबर कटवाते हैं। तो अब क्या है, पहला जो 16 क्वेश्चन है, इससे पहले जो 15 क्वेश्चन है वो तुम्हें पता होगा कि वो सारे ही क्या होते हैं, कॉम्प्रीहेंशंस के होते हैं। 2 कॉम्प्रीहेंशन मिलेंगे तो वो तुम कर लेना। अब पहला है इसका डैश इज बेस्ड ऑन द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। कहता है कि इनमें से कौन सा है जिसमें बच्चे एक लैंग्वेज को सीखते हैं। देखो, जब इसने बच्चे की बात कर दी ना, जो भी बच्चा है वो लैंग्वेज को कैसे सीखेगा, कि उसको हम करने देंगे या उसको हम बोलने देंगे या वो क्वेश्चन पूछेगा, तभी होता है ना। अभी कभी तुमने छोटे बच्चे को देखा होगा घर पे, तो तुम देखना वो क्या करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। उसको बोलो ना ये कौन है, तो वो ये पूछ लेगा कि इस कौन का क्या मतलब है, ऐसे करके। तो वो कैसे सीखेगा, जितना कम्युनिकेट करेगा उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा जब भी एक बच्चे के लिए है। रोल प्ले मेथड यहाँ पे क्यों नहीं होगा? मान लो किसी बच्चे को हम रोल प्ले करने के लिए दे रहे हैं, तो रोल प्ले तो कोई भी हो सकता है ना, तो उससे पहले उसको लर्न करनी पड़ेगी वो चीज़ें, उसके बाद वो उसको रोल प्ले कर पाएगा। ठीक है, पर कम्युनिकेशन में उसको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस उसको बोलना है और हम उसको करेक्ट करेंगे या नहीं भी करेंगे, पर वो सीखेगा अगर वो बोलेगा तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज डैश इज एन इम्पोर्टेंट अर्ली रीडिंग स्किल इन ऑल स्टूडेंट। ये कह रहा है कि बच्चों के अंदर जो अर्ली रीडिंग स्किल है वो कौन सी होगी इनमें से। ठीक है, तो ये होगी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फोनो से क्या होता है, मतलब ये साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग स्किल की बात कर रहा है। जो ग्राफोलॉजिकल है ना, ये तो होगा रिलेटेड टू राइटिंग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्रामर अवेयरनेस में रीडिंग नहीं आती, तो ये भी नहीं होगा। अब है मोर्फोलॉजिकल। मोर्फो ये किसके लिए होता है, मोर्फीम, तो ये होता है फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड से रिलेटेड है कि ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ वर्ड्स और उनके पार्ट्स, इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये रूट वर्ड्स कैसे बनते हैं, एक नया वर्ड इन्वेंट करना, वो सब इसके अंदर आएगा। पर ये रीडिंग स्किल की बात कर रहा है, तो ये हम फिनीम के साथ जाएंगे, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Before beginning a class language lesson, Nidhi discuss the meaning and context of new words that the students would encounter the next। कि वो क्या कर रही है, उनको बता रही है निधि लेसन शुरू करने से पहले डिस्कस द मीनिंग डिस्कस कर रही है, एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू वर्ड्स, और नए वर्ड्स के बारे में उनको बता रही है दैट द स्टूडेंट वुड एनकाउंटर इन द नेक्स्ट। कि जब वो चैप्टर आगे पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, उससे मतलब रूबरू होंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये हमने पढ़ लिया था, तो इसका मीनिंग ये है, मतलब उनको लेसन समझने में आसानी होगी। तो व्हाट इज निधि डूइंग, तो यहाँ पे निधि क्या कर रही है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। शी इज़ क्रिएटिंग स्कैफोल्ड सो दैट हर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन बेटर। देखो, स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि एक नॉन जो कम जानता है ना, जिसको कम नॉलेज है किसी की, और एक जिसको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, तो वो स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। जैसे कि बच्चे हैं, उनको वर्ड मीनिंग नहीं आते, ठीक है, तो वर्ड मीनिंग को किसने बताया, निधि ने बताया, तो ये क्या कर रही है, स्कैफोल्ड कर रही है, इनकी हेल्प कर रही है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता ये चीज़ का। ठीक है, मान लो तुम किसी बच्चे को साइकिल सिखा रहे हो, उसको आती नहीं है, तो तुम यहाँ पे मोर नॉलेजेबल पर्सन हो जाओगे। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, उसको स्कैफोल्डिंग कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। नेक्स्ट है, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर है शी क्रिएटिंग फियर। अब ये फियर क्रिएट कर रही है, भाई क्यों करेगी, वो तो हेल्प कर रही है ना, ताकि आगे उनको वो होए, समझने में आसानी हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, शी इज रिएक्टिंग अ सेंस ऑफ ईज सो दैट स्टूडेंट नो दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। कि एक ऐसी सेंस वो उनको रिलीज कर रही है, उनको सामने बच्चों को, कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसको ना पढ़ो, पर ऐसा नहीं है, वो इसलिए समझा रही है ताकि वो अच्छे से उसको समझ पाए आगे चैप्टर को, तो ये भी नहीं होगा।
नेक्स्ट इज शी इज़ क्रिएटिंग अ बिलीव सो दैट स्टूडेंट फील दैट ओनली वर्ड मीनिंग आर इम्पोर्टेंट इन द लेसन। वो इसलिए ये सब बता रही है, ये बिलीव क्रिएट कर रही है कि ओनली वर्ड मीनिंग आर इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर रीडिंग अ लेसन। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ वर्ड मीनिंग ही जरूरी नहीं होते, ठीक है। तो ये भी कट हो जाएगा। मान लो अगर हमें नहीं पता होता स्कैफोल्ड का मीनिंग क्या होता है, तो भी ये तीनों ही ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो हम अपने आप हमारे ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, राइट ऑप्शन पे। तो ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्वती इज कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन। कि जो पार्वती है वो क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन लेवल बता रही है क्वेश्चन का। इन वन ऑफ हर क्वेश्चन शी नोटिसेस द डिस्क्रिमिनेशन लेवल एज हैज़ अ वैल्यू ऑफ 80%। कि एक क्वेश्चन में उसको ऐसे लगता है कि इसकी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू क्या है, 80% है। तो पार्वती को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द आइटम शुड बी केप्ट इन द टेस्ट। कि जो आइटम है उसको क्या करना चाहिए, टेस्ट के अंदर ही रखना चाहिए, मतलब उसको हटाना नहीं है हमने। देखो ये है ना, रेफर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। कि एक कौन सी ऐसी थ्योरी है जो क्या करेंगी, लैंग्वेज लर्निंग जो हम करेंगे वो हमें एज अ सोर्स देगी प्रैक्टिस का। जो हमें सोर्स है ना वो देगी, ठीक है। जो अप्रोच होती है ना वो हमें सोर्स देती है। जो मेथड है इट इज़ ऑल अबाउट एक्शन। कि कोई भी चीज़ को हम एक्शन में करेंगे, मेथड से करेंगे तो उसको हम बोलेंगे। पर अप्रोच हमें क्या देगी, वो सोर्स देगी। तो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेथड टीचर्स आर। अगर डायरेक्ट मेथड में अगर टीच कर रहे हैं तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, मतलब वो कैसे टीच कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, डायरेक्ट लैंग्वेज को हम टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या इसको नेचुरल मेथड भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इसको कब लेके आए थे डायरेक्ट मेथड को, ये ग्रामर ट्रांसलेशन की जगह पे लाया गया था। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या था कि हमें सिखानी है बच्चे को इंग्लिश, पर हम क्या कर रहे हैं उसको नेटिव में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं और साथ में हम हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है उसको भी लेके चल रहे हैं, ओके। पर ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसको लाया गया था, मानो हमारी टारगेट लैंग्वेज है हिंदी की, हमें बच्चे को हिंदी सिखाने हैं तो हम सिर्फ हिंदी में ही सिखाएंगे, हिंदी ही बोलेंगे हम, ना तो उसकी मदर टंग को यूज़ करेंगे ना नेटिव को, कुछ भी नहीं, ठीक है। इफ़ वी आर टीचिंग देम, मतलब अगर हम चाहते हैं बच्चा क्या सीख जाए, इंग्लिश सीख जाए, तो इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करेंगे। समझ गए तुम, ये मतलब था टारगेट लैंग्वेज को लाने का, कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है जो हमें बच्चे को सिखानी है उसी में ही टीच करना, और कोई भी लैंग्वेज का सहारा लेना ही नहीं है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अलाउ टू यूज सम एलिमेंट, कि कुछ एलिमेंट को यूज़ करें ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, की जो नेटिव लैंग्वेज है बच्चे की उसके कुछ एलिमेंट यूज़ करें। नहीं, क्योंकि डायरेक्ट है तो सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। डायरेक्ट है तो सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाना है जो भाषा है। नेक्स्ट इज नॉट अलाउड टू यूज़ एनी नेटिव लैंग्वेज एट ऑल। कह रहा है कि नेटिव लैंग्वेज कुछ भी, थोड़ी सी भी यूज़ नहीं करनी। हाँ भाई सही बात है, करनी ही नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे भी हम देख लेते हैं। अलाउड टू एक्सप्लेन यूजिंग नेटिव लैंग्वेज, की एक्सप्लेनेशन के अंदर हम नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर पाए। नहीं भाई, सिर्फ डायरेक्ट में ही एक्सप्लेन करना है। नोट अलाउड टू गिव ग्रामर एक्सरसाइज, की ग्रामर एक्सरसाइज को नहीं देना, नहीं देनी है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर कौन सा मेथड हम यूज़ करते थे, अमेरिकन सोल्जर्स कौन सा मेथड यूज़ करते थे टू ट्रेन देयर सोल्जर्स इन फॉरेन लैंग्वेज। सोल्जर्स होता है सैनिक, अपने सैनिकों को फॉरेन लैंग्वेज टीच करने के लिए वो कौन सा मतलब यूज़ करते थे मेथड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड यूज़ करते थे। देखो ये जो 3 स्किल्स होती हैं SLRW, तो ऑडियो लिंगुअल लैंग्वेज के अंदर स्पीकिंग और लिसनिंग को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो ऑडियो लिंगुअल में ये यूज़ करते थे, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम एम्फेसाइज इज लेड ऑन, की जो कम्युनिकेटिव क्लासरूम है उसके अंदर जो एम्फेसाइज हम किसके ऊपर करेंगे सबसे ज़्यादा। ये कह रहा है क्रिएटिविटी या फ्लुएंसी पर करेंगे, फ्लुएंसी या कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी पे करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन मतलब टू अंडरस्टैंड, कि जो वो सामने वाला कह रहा है वो हमें समझ आए, कॉम्प्रीहेंड हम कर पाएँ उस चीज़ को। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन,
या फ्लुएंसी होनी चाहिए या इंटोनेशन होनी चाहिए। इंटोनेशन मतलब जो उतार चढ़ाव होते हैं ना भाषा के, कभी तेज हो जाए कभी कम हो जाए, ये सब। देखो जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो फ्लुएंसी तो उसमें होएगी, क्योंकि मेन पर्पस यही था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लाने का, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम क्रिएट करने का, कि बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिले। तो वो अगर वो बच्चा सीख पाएगा, इफ़ अ पर्सन हैव द एक्सपोजर टू स्पीक द लैंग्वेज, तो वो जल्दी सीखेगा, एक्वायर करेगा। क्या एक्वायर करेगा? फ्लुएंसी को। तो फ्लुएंसी तो आंसर होता ही है। तो फ्लुएंसी इसमें है मतलब थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बच गए ये 3 ऑप्शन। अब फ्लुएंसी के साथ हमें क्या चाहिए? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, कि जो सामने वाला व्हाट ही और शी इज़ सेइंग, कि हम उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए या वो सामने वाला अपना आइडिया अच्छे से कन्वे कर पाए। तो कॉम्प्रीहेंड होना ज़रूरी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंबिलिटी। ये देखो इमर्जेंट जो लिटरेसी होगी वो किससे डील करेगी? हमारी रीडिंग एंड राइटिंग इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट। ये याद रखना, इमर्जेंट मतलब इमर्ज हो रहा होता है जब बच्चा, मतलब जब वो सीख रहा होता है चीज़ें, तो वो कौन सा ईयर होता है? अर्ली ईयर्स होते हैं। याद रखना अर्ली ईयर्स के अंदर हम बच्चे को क्या करेंगे? रीडिंग और राइटिंग के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, वो चीज़ें सिखाएंगे। इमर्जेंट लिटरेसी, इसको ऐसे याद रखना। Next is in a classroom, a teacher is providing the student a text and asks them to make a prediction on the basis of pictures, heading and quote of the text। कि बच्चा टीचर क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को क्या? टेक्स्ट एंड आस्क देम टू मेक प्रेडिक्शन। और क्या कह रहा है? पहले तो टेक्स्ट दिया और फिर क्या कह रहा है? उस पर प्रेडिक्शन करो, मतलब अपनी भविष्यवाणी करो कि आगे क्या हो सकता है, ऐसे प्रेडिक्ट करो चीज़ें। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स के ऊपर भी, हेडिंग्स पे भी, कोट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, एंड देन रीड द टेक्स्ट टू चेक दोज प्रेडिक्शन। और उसके बाद टेक्स्ट को रीड करो कि क्या वो प्रेडिक्शन सही थी। देन सी इंस्ट्रक्शन देम, इंस्ट्रक्ट होगा यहाँ पे, देन सी इंस्ट्रक्ट देम टू रेज क्वेश्चन इफ दे हैव एनी डाउट एंड आफ्टर दैट क्लैरिफाई दोज क्वेश्चन। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगी टीचर, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? बच्चे को अगर कोई उनको कहेगी कि अपने डाउट पूछ लो, कोई भी हैं तो, इन द एंड और एंड में टीचर अलाउ देम टू समराइज वट एवर दे हैव अंडरस्टूड। और उसके बाद क्या करना है? वो सब चीज़ को समराइज करना है कि उन्होंने क्या सीखा इस चीज़ से। हैंस टीचर इज अप्लाइंग, तो टीचर किस चीज़ को अप्लाई कर रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट, रेसिप्रोकल टीचिंग हो जाएगा। देखो एक्सटेंसिव टीचिंग वो होती है जो इन्वॉल्व्स लर्नर टू रीड टेक्स्ट फॉर एन्जॉयमेंट, कि बच्चा क्या कर रहा है? कोई भी टेक्स्ट को रीड कर रहा है सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए, और टू टीचर उसको चाह रहा है रीड करे टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, कि बच्चे में रीडिंग स्किल डेवलप हो जाए, इसलिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग यूज़ करते हैं। पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और इंटेंसिव रीडिंग वी यूज़ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इन डेप्थ, कि जो इंटेंसिव रीडिंग हम यूज़ करेंगे जब टेक्स्ट को हम क्या चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बच्चे ने हमने दिया है उसको क्या करें? डेप्थ में उसको समझ पाए। पर यहाँ पे तो उसने और कुछ किया है ना, कि उसको कोड पढ़ने हैं, पिक्चर्स दी है, मीनिंग देख के उसको प्रेडिक्शन करना है। पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बोला, पढ़ना उसको बाद में है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही होता कि टेक्स्ट दिया है और बच्चे को कहा है इसको समराइज करो या कुछ बताओ, तब हम इंटेंसिव के साथ जा सकते थे, पर अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रेसी। मान लो अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग नहीं होता, यहाँ पे होता इंस्ट्रक्चरल, अगर यहाँ पे होता इंस्ट्रक्चरल टीचिंग, तब यहाँ पे हम वो वाला ऑप्शन भी लगा सकते थे। समझ गए तुम? ये फ़र्क अपना याद रख लेना, तो इससे इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग इज़ द राइट आंसर। अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता, इंस्ट्रक्चरल टीचिंग होता, तो हम उसके साथ जाते, पर अभी नहीं दे रखा। इन टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट रेफर्स टू, जो टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं उसमें जो टेक्स्ट है वो किसको रेफर करता है? प्रिंटेड मटेरियल को, या मतलब प्रिंटेड मतलब जो छपा हुआ है वो मटेरियल, स्पेसिफिकली रिटन डॉक्यूमेंट की कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है वो, स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज यूज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कि कोई भी स्ट्रक्चर सीक्वेंस है लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे ये देखो, ये लिखने का कोई स्ट्रक्चर हुआ ना,
सीक्वेंस में तो लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी है कि वर्ब को पहले लगा दिया या सब्जेक्ट को लास्ट में डाल रहे हैं। मतलब अगर कुछ लिखा भी हुआ है तो उसका सेंस भी बनना चाहिए। कन्वर्सेशन इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कि कन्वर्सेशन होना चाहिए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है, और जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लैंग्वेज क्लासरूम टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सम पिक्चर, की टीचर है वो कुछ पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, टू द स्टूडेंट्स को, एंड आस्किंग देम टू डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन पेयर, और क्या कर रहा है उनको कह रहा है कि जो ये पिक्चर्स हैं उनको क्या करो, डिस्क्राइब करो इन पेयर में। द होल सिनेरियो गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ, ये पूरा सिनेरियो किस पे जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा क्रेशन की थ्योरी है उसके ऊपर जाता है। इसने क्या करी है, 5 हाइपोथेसिस दी है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग की, ये याद रख लेना इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर, ये स्टेटमेंट बतानी है, ये जॉनसन ने दी थी, क्या दिया था, कोऑपरेटिव लैंग्वेज के बारे में कुछ बताया था, तो उसके बारे में हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, जो इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लैंग्वेज और फॉर्मल कोऑपरेटिव लैंग्वेज दो दी थी इसने, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जो इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफिक टास्क में होती हैं, ग्रुप्स में होती हैं, जो ग्रुप्स लास्ट फ्रॉम 1 क्लास पीरियड टू सेवरल वीक्स, एक क्लास पीरियड से बहुत आगे तक जाते हैं, मतलब सेवरल वीक्स तक ये चीज़ें जाएंगी अगर वो इनफॉर्मल की बात कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जो फॉर्मल ग्रुप हैं वो क्या है, कुछ मिनट तक ही लास्ट करते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही। देखो, इसने ना उल्टा कर दिया है, जो इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग है ना वो क्या होती है, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होती है, ओके। और क्या उसका क्या एम होता है, टू फैसिलिटेट लर्निंग ड्यूरिंग द डायरेक्ट टीचिंग, कि जब हम जो पढ़ा रहे हैं ना उस टाइम पे क्या करें, उनको फैसिलिटेट कर पाएँ, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो उसको हम कह पाएँ या उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी कर पाएँ। इनफॉर्मल के अंदर ये होगा कि ये सिर्फ कुछ मिनट्स की होगी। तो और जो ये फॉर्मल टीचिंग है ना, फॉर्मल ग्रुप्स होंगे, ये क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं और लास्ट फ्रॉम 1 क्लास पीरियड टू सेवरल वीक्स, की एक क्लास से लेके आगे सेवरल वीक्स तक चलते रहते हैं ये, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा दे दिया, इसको यहाँ देना चाहिए था, इसको यहाँ दे दिया, इसने उल्टा दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही ऑप्शन मतलब गलत हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ऐसे याद रखना कि जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, ज़्यादा हम सीरियस नहीं होते, तो वो क्या होगा, कुछ मिनटों का ही होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। और फॉर्मल है उसको हम ध्यान से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेवरल वीक्स तक चलेगा, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका कि जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आर, जो हम क्या कर पाए, क्रिएट और डिराइव न्यू वर्ड्स, एक जो बेस वर्ड है, बेसिक वर्ड है या रूट वर्ड कह सकते हो तुम, उससे हम क्या करें, एक नया वर्ड बना दें, उसको हम डेरिवेशन मॉर्फीम कहेंगे। देखो, डेरिवेशन में वर्ड ही आ रहा है कि डिराइव करना, डिराइव होता है मतलब कोई चीज़ उत्पन्न करना, पैदा करना, ओके। तो अब ये कह रहा है नॉर्मलाइज और करेजियस, ये जो दो वर्ड है ना ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है, एकदम सही बात है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल, इसमें रूट वर्ड आ रहा है नॉर्मल और लास्ट में इसने IZD लगा के इसको क्या कर दिया, नॉर्मलाइज, मतलब ये फिक्स ऐड कर दिया, सफिक्स बोलते हैं जो पीछे लगते हैं, और जो आगे लगते हैं उनको प्रीफिक्स बोलेंगे। तो अब ये है डेरिवेशनल मॉर्फीम है। अब ये जो सेकंड वर्ड है करेज, करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है, करेज की स्पेलिंग यहाँ तक होती है ई तक, उसके बाद इसने OUS सफिक्स ऐड कर दिया, मतलब इसने इसको डेरिवेशनल मॉर्फीम बना दिया, मतलब एक रूट वर्ड से एक नया वर्ड पैदा कर देना उसको बोला जाता है, तो ठीक है। और ये जो ये पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, डेरिवेशनल मॉर्फीम आर यू टू शो सम एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड, कि जो क्या से दिखाएंगे ये डेरिवेशनल मॉर्फीम, ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड को हम कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है या एडवर्ब है, ऐसे करके कैसे हम एक उसको वर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये हमें बताता है। नहीं, ये चीज़ ये नहीं बताता, ये सिर्फ डेरिवेशनल मॉर्फीम हमें बताएगा कि एक जो वर्ड है हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक नया वर्ड बना सकते हैं, एक नॉर्मल रूट वर्ड से एक नया वर्ड इन्वेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा,
तो ए इज़ राइट बट बी इज़ रॉन्ग, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।